हेलो हेलो सभी जनों को। अब हम पढ़ने वाले हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। अब तक हमने डॉबरेव के त्रिय के बारे में पढ़ा था, न्यूलैंड के अष्टों के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या है। अब दिमित्री इवानोविच मेंडलीव जो है वो 1834 से 1907 तक थे हमारे साथ में। ठीक है, उन्होंने क्या करा अभी आगे देखते हैं। मेंडलीव का जन्म रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबलस्क, ठीक है, साइबेरिया की एक जगह है, स्थान में हुआ था। उनके द्वारा दी गई तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ। एकमेव मतलब यूनिक, उसके जैसा और कोई है ही नहीं। तो इनकी जो आवर्त सारणी है मेंडलीव की, वो एकमेव सिद्धांत साबित हुआ है। क्या है, इससे नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिली। तो इनका जो सिद्धांत है उससे नए तत्वों को खोजने की भी प्रेरणा मिली सब लोगों को। ठीक है, इतना समझ में आया। दिमित्री इवानोविच मेंडलीव जो है उनका जन्म पश्चिमी साइबेरिया के टोबलोस्क में हुआ था। उसके बाद में उनके द्वारा दी गई हमारी जो व्यवस्था है तत्वों की, उसको हम मेंडलीव की आवर्त सारणी बोलते हैं। और जो हमारी आवर्त सारणी है मेंडलीव की, वो रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुई और इस वजह से नए तत्वों के खोजने की प्रेरणा मिली। ठीक है भाई, आगे क्या है। आगे है मेंडलीव की आवर्त सारणी की। अब हम पढ़ेंगे उसके बारे में। अभी तक हम मेंडलीव के बारे में पढ़ रहे थे। अब क्या है, तत्वों को उनके गुण, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में समानता के हिसाब से व्यवस्थित किया। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सारे तत्व ले लिए और तत्वों को उनके गुण, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों के समानता के हिसाब से उन्होंने व्यवस्थित कर दिया कि गुण और उसके परमाणु द्रव्यमान, उसके रासायनिक जिनके एक समान हो, तो उनको एक व्यवस्था में डाल दिया। आगे क्या है, जब मेंडलीव ने अपना कार्य शुरू किया था तब 63 तत्व मालूम थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने तत्वों का एक तो परमाणु द्रव्यमान, उसके साथ में उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। ठीक है, समझ में आया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने गुण, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में समानता के हिसाब से तत्वों को व्यवस्थित करा। उसके बाद में उन्होंने परमाणु द्रव्यमान, उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन उन्होंने करा। ठीक है, आगे क्या है, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान 63 ज्ञात तत्व। तो उन्होंने क्या करा, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से तत्वों को एक बढ़ते हुए व्यवस्था में रखा कि कम से ज्यादा होते हुए परमाणु द्रव्यमान को एक व्यवस्था में रखा। ठीक है, क्या है, रासायनिक गुणों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो हमारे पास में तत्व हैं उनके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में जो भी यौगिक बनते हैं उस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। तो उन्होंने ऑक्सीजन, जिस भी धातु का ऑक्सीजन XO2 बन रहा है तो उसको एक ग्रुप में, एक हमारे वर्ग में डाल दिया, फिर X2O को एक वर्ग में डाल दिया, फिर XO को एक वर्ग में डाल दिया। इस तरह से ये कोई भी तत्व, X का मतलब तत्व, ठीक है। उसी तरह से जो हाइड्रोजन के साथ में जिस तरह से भी रिएक्ट करता है उस हिसाब से उन्होंने उन सबको एक एक वर्ग में डाला। ठीक है, उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का चुनाव इसलिए किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय है तथा ज्यादातर तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तो अगर कोई पूछे कि मेंडलीव ने सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ ही क्यों करा, और भी कितने सारे तत्व हैं, तो वो इसलिए क्योंकि वो अत्यंत सक्रिय है। ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब काफी बहुत ज्यादा प्रक्रियाशील है, अभिक्रियाशील है तथा ज्यादातर तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है जो ज्यादातर तत्वों के साथ में एक ही यौगिक बनाते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने 63 कार्ड लिए एवं प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुण को लिखा। उन्होंने देखा कि ज्यादातर तत्वों को आवर्त सारणी में जगह मिल गई थी तथा अपने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। यह भी देखा गया कि एक जैसे भौतिक एवं रासायनिक गुण वाले कई तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने लिए 63 अलग अलग कार्ड्स। ठीक है, उन कार्ड पर वो उन्होंने लिख दिया तत्व का नाम और उसके साथ साथ में उसके रासायनिक और भौतिक गुण। फिर उन्होंने क्या देखा कि ज्यादातर तत्व जो हैं वो उनके आवर्त सारणी में उनको जगह मिल चुकी थी और उसके साथ साथ परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में भी ये तत्व व्यवस्थित हो चुके थे। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद में यह भी देखा गया
कि हमारे एक जैसे जो भौतिक रासायनिक गुण वाले तत्व हैं वो कुछ समय बाद, मतलब एक निश्चित अंतराल, एक निश्चित समय बाद फिर से वापस आता है। मतलब हर 7, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जिस तरह से न्यूलैंड के अष्टों का सिद्धांत था कि हर 7 तत्वों के बाद में 8वां वाला पहले जैसा होगा, उसी तरह मेंडलीव ने भी देखा कि एक जैसे भौतिक एवं रासायनिक गुण वाले कई तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। तो एक निश्चित अंतराल, जैसे कि 7 तत्व या 8 तत्व या 9 तत्व, जितने भी तत्व हैं, उसके बाद में वो एक निश्चित अंतराल है, ठीक है। मान लीजिए 9 तत्व एक निश्चित अंतराल है, तो जो 10वां वाला तत्व होगा वो पहले वाले तत्व जैसा भौतिक और रासायनिक गुण वाला होगा। समझ में आया कि निश्चित अंतराल में बाद में फिर आ जाते हैं का मतलब क्या है, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ में आया, उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिया, उससे यौगिक बनाया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसलिए लिया क्योंकि वो ज्यादातर तत्वों के साथ में यौगिक बनाते हैं और अत्यंत सक्रिय होते हैं। फिर उन्होंने अलग अलग 63 कार्ड लिए, हर कार्ड में एक एक तत्व का नाम लिखा, उसके साथ में उन्होंने उसके भौतिक और रासायनिक गुण लिख दिए। फिर उन्होंने देखा कि ज्यादातर तत्वों को तो उनके आवर्त सारणी में जगह मिल चुकी है। उसके बाद में उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में भी तत्वों को व्यवस्थित होता देखा। उसके बाद में उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व जिनके समान होते हैं वो एक निश्चित अंतराल बाद फिर से आ जाते हैं। जैसे क्लोरीन, कुछ समय बाद में क्लोरीन जैसा ही कुछ समय बाद में उनको आयोडीन मिला, उसी तरह से क्या फ्लोरीन जैसा ही कुछ समय बाद में उनको क्लोरीन मिला। तो वो एक निश्चित अंतराल बाद उनको फ्लोरीन मिला, फिर क्लोरीन मिला, फिर आयोडीन मिला। जैसे सोडियम मिला, लिथियम मिला, पोटेशियम मिला, ठीक है। समझ में आया। ये सारे जो एक जैसे भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व होते हैं वो एक निश्चित अंतराल के बाद में फिर से आ जाते हैं। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है ग्रुप या फिर समूह और पीरियड या फिर आवर्त का मतलब, ठीक है। तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या बोला, इनका सिद्धांत क्या है मेंडलीव का, जिन्होंने आवर्त सारणी बनाई, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। तो जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं रासायनिक और भौतिक, वो उनके परमाणु द्रव्यमान के वजह से होते हैं। परमाणु द्रव्यमान में यदि कोई अंतर आ जाता है तो उनके तत्वों के गुणधर्म और उसके साथ साथ में तत्वों के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म में भी अंतर आ जाता है। तो उनके हिसाब से तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के का आवर्त फलन होते हैं, ठीक है। आगे क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व, ठीक है, या फिर वर्टिकल कॉलम या फिर सीधे वाले ऐसे ऐसे, इसको हम ऊर्ध्व स्तंभ बोलते हैं। इसको ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप कहा जाता है। तो इस तरह से जो वर्ग, जैसे मान लीजिए सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ऐसे जो होते हैं उसको ग्रुप कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऊर्ध्व है, ठीक है, वर्टिकल है। तो जो भी वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसको ग्रुप बोला जाता है या समूह बोला जाता है। तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड या आवर्त कहा जाता है। क्षैतिज पंक्तियां मतलब जैसे हो गया हीलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से जो हमारी क्षैतिज पंक्तियां हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल, लेटी हुई हॉरिजॉन्टल जो पंक्तियां हैं उसको पीरियड बोलना शुरू कर दिया। तो ऐसे अगर हमारे पास में एक पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पर कोई एक और तत्व, यहाँ पर एक और तत्व, यहाँ पर एक और तत्व, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पीरियड, ठीक है, या फिर आवर्त। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाली पंक्तियां, क्षैतिज पंक्तियां, और इसको हम बोलेंगे ग्रुप, ठीक है, या फिर समूह। क्यों? क्योंकि ये ऊर्ध्व स्तंभ है या फिर वर्टिकल कॉलम्स है। समझ में आया? ग्रुप और पीरियड क्या है? ग्रुप है ऐसे खड़ा होने वाला और पीरियड है ऐसे लेटा रहने वाला, ठीक है। समझ में आ गया पंक्तियां, कौन सी पंक्तियां ग्रुप कहलाती हैं और कौन सी पंक्तियां पीरियड कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये ना, ये एक होगा हमारा ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे जो पाया जाएगा ये होगा हमारा पीरियड, ठीक है, या फिर आवर्त। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी जो उन्होंने उस वक्त बनाई थी वो यहाँ पे है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहले वाला समूह ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है, R2O बनाता है। तो उन्होंने उस हिसाब से सारे के सारे इस तरह से
व्यवस्थित कर दिए। फिर उसके बाद में दूसरा जो समूह है वो ऑक्सीजन के साथ में RO बनाता है, तीसरा R2O3 बनाता है, चौथा RO3 बनाता है, पांचवा R2O3 फिर से बनाता है, छठा RO3 बनाता है। इस तरह से उनको मिला, इस तरह से उनको समझ में आया कि आखिर किस तरह से इनको व्यवस्थित करना है। उसी तरह हाइड्रोजन के साथ में भी दूसरा RH2 बनाता है, तीसरा RH3 बनाता है, RH4 बनाता है, RH3 बनाता है, RH2 बनाता है और RH बनाता है। तो जो जो हमारे तत्व हैं वो R2O बनाते हैं वो पहले में आ गए, जो जो तत्व RO और RH2 बनाते हैं वो दूसरे में आ गए, जो जो तत्व R2O3 और RH3 बनाते हैं वो तीसरे में आ गए। इस तरह से उन्होंने समूह को डाला। समझ आया इतना, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये याद रखिए कि पहला जो होता है, पहले में R2O बनता है, दूसरे में RO बनता है और RH2 बनता है, तीसरे में R2O3 और RH3 बनता है, चौथे में RO3 और RH4 बनता है, पांचवें में R2O3 और RH3 बनता है, छठे में RO3 और RH2 बनता है, सातवां R2O7 और RH और आठवां RO4। ठीक है, ये आप याद रखना, बस ये याद होगा तो आपको सब आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मेंडलीव की उस समय की आवर्त सारणी दिखिए आपको किस तरह से उन्होंने बनाया। इसके अंदर भी आप अगर देखेंगे तो एक बढ़ते क्रम में उन्होंने व्यवस्थित करा है। पहले 1, फिर 6, फिर 9, 10, 12, 14, 15, 18, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने व्यवस्थित करा है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में। समझ आया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। उपलब्धियां क्या है मेंडलीव भैया की? मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ खाली जगह छोड़ी थी। तो कुछ खाली जगह छोड़ी थी, इससे क्या हुआ, जो नए नए हमारे तत्व आने वाले थे उनके लिए भी मेंडलीव ने पहले ही जगह छोड़ रखी थी। ठीक है, मेंडलीव ने दृढ़ता पूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक मालूम नहीं थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने वो इतने ज्यादा क्या चतुर थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगा लिया कि ऐसे तत्व जरूर होंगे। किस समय? उस समय जब ये इन तत्वों के बारे में मालूम तक नहीं था किसी को। ठीक है, इनका नाम उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में उपसर्ग एका लगाकर किया। तो इसका मतलब क्या, मान लीजिए अगर क्लोरीन है और क्लोरीन के बाद में एक और तत्व आना है और हमको पता नहीं वो तत्व क्या है, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया एका क्लोरीन। ठीक है, तो उस समूह में पहले आने वाले तत्व के नाम में उपसर्ग एका लगाकर उन्होंने उस अज्ञात हमारा जो तत्व है उसको नाम दे दिया, जबकि वो लोगों को मालूम तक नहीं था। उन्होंने बस अनुमान लगाया और उनका अनुमान बिल्कुल सही निकला। ठीक है, आगे देखते हैं अज्ञात तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी। बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुण क्रमशः एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम तथा एका सिलिकॉन के समान थे। तो जो उन्होंने मेंडलीव ने भविष्यवाणी की थी कि एका बोरॉन आएगा, बोरॉन के बाद में एका एल्यूमिनियम आएगा, एल्यूमिनियम के बाद में और एका सिलिकॉन आएगा, वो बिल्कुल हमारे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के गुण क्रमशः से मिलते हैं। तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम आने वाला है, लेकिन बस उन्होंने नाम नहीं बताया था। उन्होंने नाम में एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन बोल दिया था। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान जो उन्होंने एका एल्यूमिनियम का बोला था वो था 68 और गैलियम का निकला 69.7। ऑक्साइड का सूत्र उन्होंने एका एल्यूमिनियम का बोला था E2O3 और गैलियम का बिल्कुल निकला Ga2O3। ठीक है, क्लोराइड का सूत्र उन्होंने एक एल्यूमिनियम का बोला था ECl3 और गैलियम का बिल्कुल GaCl3 निकला। तो उन्होंने जो भी अनुमान लगाए थे वो बिल्कुल समान थे। इसके अलावा मेंडलीव के अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया अपितु उनको इस सिद्धांत की अवधारणा का सृजक भी माना। तो इस सिद्धांत का जो अवधारणा का सृजक है वो भी मेंडलीव को माना गया सारे वैज्ञानिकों ने। क्यों? क्योंकि ये जो उनकी सफलता थी वो एकदम असाधारण सफलता थी, बहुत ही ज्यादा उत्तम सफलता थी। इस वजह से पूरी दुनिया में ये सारे के सारे जो वैज्ञानिक हैं या फिर रसायनज्ञ जो हैं
उन सब ने ये पूरी आवर्त सारणी को स्वीकार भी करा, उसके साथ साथ मेंडलीव को पूरा का पूरा क्रेडिट भी दिया, उनको सृजक भी बोला गया। ठीक है, आगे बढ़े। आगे है उत्कृष्ट गैसों के अस्तित्व की भविष्यवाणी, ये भी मेंडलीव ने करी। कैसे? उत्कृष्ट गैस क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन का पहला भी कई संदर्भ में उल्लेख किया गया है। तो ये हीलियम, नियॉन, आर्गन जो है वो सारे उत्कृष्ट गैस हैं और इनका पहले भी कई संदर्भों में उल्लेख किया गया है। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय है तथा वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत ज्यादा कम है। तो इन गैसों के बारे में उल्लेख तो किया गया था लेकिन इनका पता बहुत देर से चला। क्यों? क्योंकि पहला तो ये अक्रिय है, उसके साथ साथ ये वायुमंडल में इनकी मात्रा जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक विशेषता यह भी थी कि जब इन गैसों को पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही उन्हें नए समूह में रखा गया। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी इसकी विशेषता ये भी है कि जब इन उत्कृष्ट गैसों के बारे में पता पड़ा तो हमको पिछली व्यवस्था को छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये अपने में ही एक नया समूह बन गया। तो इनको मेंडलीव की आवर्त सारणी में ही एक नए समूह में जगह दे दी बिना पुरानी व्यवस्था को छेड़े। पुरानी व्यवस्था को छेड़ने जाएंगे तो वो सब कुछ बिखर जाएगा, इसलिए पुरानी व्यवस्था को रखे ही उसके साथ में एक और नया समूह उत्कृष्ट गैसों का उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, आगे क्या है? आगे है वर्गीकरण की जो सीमाएं हैं मेंडलीव की, यानी कि ड्रॉबैक्स। ठीक है, यानी कि कहां पर मेंडलीव चूक गए थे। ठीक है, तो कहां पर चूक गए थे? निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का नियत स्थान नहीं दिया जा सकता है। यह मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी थी। ठीक है, ये पहली कमी है। वह अपनी सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। तो हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें हाइड्रोजन को एक नियत स्थान नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता हम आगे पढ़ेंगे। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली यही कमी थी कि अपनी सारणी में वो हाइड्रोजन को सही जगह नहीं दे पाए थे। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिथियम, सोडियम, इन सब से या फिर क्षार धातुओं से मिलता है। क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र भी बनाता है। एक जैसे सूत्र मतलब ये Na2O बनाता है। ठीक है, वैसे उसी तरह से हाइड्रोजन भी H2O बनाता है। तो वो एक जैसे सूत्र वाले यौगिक भी बनाता है जिस तरह से क्षार धातु बनाते हैं। तो क्या हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है और क्षार धातुओं के भांति ही हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी ओर हैलोजन के भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक या फिर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाई जाती है और धातुओं एवं अधातुओं के साथ सहसंयोजक यौगिक बनाती है। तो हमने ये देखा कि किस तरह हाइड्रोजन किस तरह से क्षार धातु की तरह है। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के गुण तो भैया हमारे हैलोजन से भी मिलते हैं। ठीक है, हैलोजन से भी मिलते हैं और हैलोजन की तरह ही वो द्विपरमाणुक अणु की तरह रहता है, डायटोमिक। जिस तरह से हैलोजन Cl2 I2 रहता है उसी तरह हाइड्रोजन भी H2 बनकर रहता है और उसके साथ साथ वो धातुओं एवं अधातुओं के साथ सहसंयोजक यानी कि कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, सहसंयोजक यौगिक बनाती है। मतलब जिस तरह से ये हमारे धातुओं के साथ में NaCl बनाता है, गलती हो गई, हाँ, जिस तरह से ये धातुओं के साथ में हमारा हैलोजन NaCl बनाता है उसी तरह से हमारा हाइड्रोजन भी धातुओं के साथ में अपने हाइड्राइड्स कोवलेंट कंपाउंड्स के रूप में बनाता है। तो हाइड्रोजन तो है वो क्षार धातु के गुणधर्म से भी मिलता जुलता है, वो हैलोजन के गुणधर्म से भी मिलता जुलता है। इसीलिए मेंडलीव अपनी जगह बिल्कुल भी हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। ठीक है, पहली सीमा समझ में आ गई। दूसरी क्या है? सभी तत्वों के समस्थानक या फिर आइसोटोप्स मेंडलीव के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी। तो मेंडलीव के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला। तो जो हमारे मेंडलीव ने आवर्त वर्गीकरण निकाला था हमारा, उसमें जो हमारे समस्थानिक है या फिर आइसोटोप्स है
उन्होंने एक चुनौती खड़ी कर दी। क्यों? क्योंकि मेंडलीव ने जब अपना आवर्त वर्गीकरण निकाला था उसके बाद में हमारे समस्थानिकों के बारे में हमको पता पड़ा, तो सारे वैज्ञानिक परेशान हो गए कि आखिर ये समस्थानिक अब कहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि इनका रासायनिक गुणधर्म तो समान है लेकिन इनका परमाणु द्रव्यमान अलग है। तो अगर कार्बन का समस्थानिक है तो कार्बन के रासायनिक गुणों से तो मिलता जुलता होगा, लेकिन उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो अलग होगा। अब मेंडलीव के वर्गीकरण में तो हमने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लगाया था तत्वों को, याद हो तो अब हम इसको कहाँ पे लगाएंगे? हमको इसको रासायनिक गुणों के हिसाब से इसके पुराने वाले समूह के साथ में लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसका परमाणु द्रव्यमान बिल्कुल अलग है, तो इसको वहां पे रख भी नहीं सकते। तो ये एक चुनौती थी मेंडलीव की कि वो समस्थानिक को जगह नहीं दे पाए थे। क्यों? क्योंकि उनके आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के बाद काफी समय बाद समस्थानिकों के बारे में हमको पता पड़ा था। तो किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। तो एक कार्बन 14 भी होगा, कार्बन 13 भी होगा। तो ये दोनों जो है उनका रासायनिक गुणधर्म बिल्कुल समान है लेकिन उनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो अलग है। ठीक है, समझ आया? आगे देखें, आगे क्या है भाई? अब एक और सीमा क्या है? दूसरी समस्या यह थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते। तो अगर हम एक तत्व से आगे बढ़ रहे हैं, मान लीजिए x तत्व से हम y पे बढ़ रहे हैं और x का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 2 है, तो y का मान हो जाएगा 3.5। ठीक है, फिर हम z पे बढ़े तो z का हो जाएगा 4। तो ये एक समान अंतर से नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक वो नियमित रूप से नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। विशेषकर जब हम भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाई आती है। तीसरा क्या सीमा है हमारा मेंडलीव का? कि हमारा जो परमाणु द्रव्यमान है वो एक समान नहीं बढ़ता, वो एक नियमित रूप से नहीं बढ़ता। तो हम ये बिल्कुल भी बता नहीं सकते कि इसके बीच में आखिर कितने और तत्व आ सकते हैं। तो इसलिए जब हम बाहरी तत्वों के बारे में विशेषकर विचार करते हैं तब हमको और भी ज्यादा कठिनाई होती है। तो क्या है हमारी तीसरी सीमा? ये है कि हमारा परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता और इस वजह से बीच में कितने तत्व आएंगे उसका अनुमान लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सारी सीमाएं समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? आवर्त सारणी की क्रमागत उन्नति। तो इन्होंने क्या बोला कि आवर्त सारणी किस तरह से उसकी उन्नति हुई है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे डॉबेराइनर भैया ने त्रिय निकाले थे, तत्वों को त्रिय में समूहित किया। इन्होंने शुरू करा था सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, दूसरे हमारे न्यूलैंड भैया ने अष्टक का नियम दिया और अंत में मेंडलीव ने हमको तत्वों को उनके परमाणु द्रव्य के बढ़ते क्रम में और उनके रासायनिक गुणों के अनुसार व्यवस्थित किया। तो हमारे तीन जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्रमागत उन्नति की हमारे आवर्त सारणी की। सबसे पहले डॉबराइनर ने तत्वों के त्रिक बनाए, न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया और मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में बनाया, व्यवस्थित करा और उनके रासायनिक गुणों के अनुसार भी व्यवस्थित करा। समझ आ गया? आगे क्या है? आगे अब हमारा प्रश्न क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्रों का अनुमान कीजिए। तो इन्होंने क्या बोला? मेंडलीव की आवर्त सारणी के हिसाब से पहला वाला किस तरह से होगा? पहला वाला X2O बनाएगा, दूसरा वाला XO बनाएगा। मैंने पहले बताया था आपको लिख के, है ना? उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि ये निम्नलिखित जो तत्व हैं उनका ऑक्साइड का सूत्र बताए। तो पहला क्या है हमारा? पोटेशियम। पोटेशियम आता है हमारे प्रथम ग्रुप में। ठीक है, प्रथम ग्रुप वाले बनाते हैं K2O। दूसरा क्या है हमारा? कार्बन। कार्बन आता है हमारे चौथे ग्रुप में। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा CO2। तीसरा है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आता है तीसरे ग्रुप में और ये बनाता है Al2O3। चौथा है हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन आता है फिर से चौथे ग्रुप में। तो चौथे ग्रुप का हमने कार्बन का क्या बनाया था? CO2। तो सिलिकॉन का भी बनेगा SiO2। आखिरी क्या है? बेरियम। बेरियम आता है
दूसरे ग्रुप में और दूसरा ग्रुप बनाता है BaO। तो समझ आया किस तरह से हमने ऑक्साइड के सूत्रों का अनुमान लगाया। ठीक है, आगे बढ़े फिर। आगे क्या है, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणों में खाली स्थान छोड़ दिया था। दो उदाहरण दीजिए। तो एक तो गैलियम हमको समझ में आ गया, इसको ए का एल्यूमिनियम बोलते थे, एल्यूमिनियम, है ना। उसी तरह गैलियम के बाद और कौन से तत्वों के बारे में पता चला, इन्होंने पूछा है। तो कौन से तत्वों के बारे में पता चला? पहला तो हो गया हमारा स्कैंडियम, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा जर्मेनियम। ठीक है, तो ये दो और धातु हैं या ये दो और तत्व हैं जो हमको मिले, जो मेंडलीफ ने पहले ही अनुमान लगाकर जगह छोड़ रखी। ठीक है, स्कैंडियम और जर्मेनियम। दूसरा प्रश्न भी समझ में आ गया। फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 क्या है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो हमने ये पढ़ा था कि मेंडलीफ ने तत्वों को उनके गुणों, परमाणु, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में समानता के हिसाब से व्यवस्थित किया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान तथा उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया। तो क्या समझ में आया? मेंडलीफ ने पहले तो तत्वों को उनके गुण, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों के समानता के हिसाब से व्यवस्थित करा। फिर उन्होंने क्या करा, परमाणु द्रव्यमान तथा भौतिक एवं रासायनिक गुण जो हैं तत्वों के, उनके बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करा। और ये था उनका मापदंड उनके आवर्त सारणी तैयार करने में। ठीक है, समझ में आया मापदंड क्या है? मेंडलीफ ने पहले तो उनके गुणों, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों के हिसाब से, समानता के हिसाब से व्यवस्थित किया, और फिर परमाणु द्रव्यमान, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बीच में संबंध जो है उसके बारे में अध्ययन करा। ठीक है, आगे बढ़े। फिर आगे क्या है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है? आपको ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है मैं बताती हूँ। क्योंकि इन गैसों के बारे में देर से पता चला तथा ये अक्रिय गैस है। मतलब एक तो इनके बारे में देर से पता पड़ा, उसके ऊपर से अक्रिय गैस है जिनकी मात्रा वायुमंडल में बहुत कम है। इसलिए
इनको एक अलग समूह में रखा गया। पहले तो गैसों के बारे में देर से पता पड़ा, इन गैसों के बारे में, उसके ऊपर से ये सारे गैस अक्रिय हैं और इनकी वायुमंडल में मात्रा बहुत ही ज्यादा कम है। इसीलिए उत्कृष्ट गैसों को एक अलग समूह में रखा गया ताकि बाकी की जो व्यवस्था है वो कहीं छिड़ ना जाए, उनको कहीं छेड़ना ना पड़ जाए। ठीक है, समझ में आ गया, ये प्रश्न भी समझ में आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आगे के सेशंस में पूरा का पूरा अध्याय खत्म करने वाले हैं, लेकिन तब तक के लिए जितना भी पढ़ाया बिल्कुल रिवाइज करते रहिए और स्टडी रूम के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।